अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एंजाइम्स को स्टडी करेंगे और बेसिकली ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का बेसिकली क्या इंट्रोडक्शन है, यानी आप किस तरह एंजाइम्स को डिफाइन कर सकते हैं। एंजाइम्स की टर्म को फर्स्ट यानी पहली बार किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये जो एंजाइम है इसके क्या मतलब होते हैं। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स की क्या खसूसियात होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को भी इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पहली लाइन है बेसिकली उसमें यहाँ पर एक बात हुई है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, और यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से क्या मुराद है वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, यानी हमारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो मूव करती है, उसे एनर्जी चाहिए होती है, और हमारी बॉडी डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करती है, या यूं कह लें कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। किसी चीज का आप रिस्पॉन्स भी करते हैं, आप मूव भी करते हैं, आप ग्रोथ भी करते हैं, यानी आप बढ़ते भी हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट चीजें हो रही हैं जिसके नतीजे में हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारी बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को परफॉर्म कर रही है। सो स्टूडेंट्स पहली लाइन में यही बात डिस्कस की गई है। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है वो मुमकिन ही नहीं है अगर हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ना हो रही हो। यानी हमारे सेल के अंदर अगर एक्टिविटीज ही नहीं होंगी तो हमारी जिंदगी नामुमकिन है, हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को आपको बताता हूँ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेसिकली किसे कहते हैं। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या मेटाबॉलिज्म से मुराद हमारे सेल के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हैं। जब हम सम ऑफ द रिएक्शंस यानी बहुत सारे रिएक्शंस की कलेक्टिवली बात करते हैं, एक साथ बात करते हैं, तो वहां पर हम मेटाबॉलिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये समझा कि हमारे सेल के अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, यानी बहुत सारे रिएक्शंस नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल आता है कि सर ये तो हमें समझ आई कि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। अब इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई तो चीज होगी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी बॉडी में, हमारे सेल के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम एंजाइम होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एंजाइम एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हमारी बॉडी के जो रिएक्शंस हैं वो डिपेंडेंट हैं। यानी अगर एंजाइम रिएक्शन नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा, तो हमारी जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे सेल के अंदर ये बेसिकली एंजाइम का मतलब क्या है। एंजाइम एक कैटालाइटिक मॉलिक्यूल है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर हमारी बॉडी में ये एंजाइम्स ना हो तो हमारी जो बॉडी है उसमें रिएक्शंस तो होंगे, ये नहीं हो सकता कि रिएक्शन ही ना हो। रिएक्शन होंगे लेकिन वो इतने स्लो होंगे कि हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक अल्लाह पाक ने ये निजाम रखा है कि हमारे सेल में एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में ये डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि जो एंजाइम्स हैं इनके बगैर जो हमारे सेल के फंक्शंस हैं वो सीज हो जाएंगे।
अगर हमारे सेल के अंदर ये एंजाइम्स अपने फंक्शन को परफॉर्म ना करें या एंजाइम ना हो तो जो हमारे सेल होगा वो क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, यानी वो अपना काम करना छोड़ देगा। वो रिएक्शंस जो हो रहे होंगे वो इस काबिल नहीं होंगे कि लाइफ को पॉसिबल किया जा सके। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी लाइफ है बेसिकली इसमें बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है राबता, यानी एक चीज का दूसरे चीज के साथ राबता है। इस लाइन में ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, उनका आपस में राबता पाया जाता है। इससे क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर फॉर एग्जांपल हम फूड को क्या करते हैं, खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसके बाद एनर्जी बनाई जाती है। फिर वो एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है, उस एनर्जी को जो बनाई गई थी, यानी पहला रिएक्शन हुआ जिसमें उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाई गई और दूसरा रिएक्शन हुआ जिसमें उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मजीद फंक्शंस को परफॉर्म किया गया। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारी बॉडी है उसमें डिफरेंट जो रिएक्शंस हो रही होंगे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, उनका आपस में राबता होगा। अगर एक चीज एक रिएक्शन में बन रही होगी तो वो दूसरे रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही होगी, यानी हर रिएक्शन आपस में क्या होगा, मुताल्लिक होंगे, आपस में उनका ताल्लुक होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, इन रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें किसी चीज की फॉर्मेशन होती है और जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, क्लीविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है। यानी कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाया जाएगा और कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और आगे ये भी बताया गया है कि इनमें कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिनमें एनर्जी चाहिए होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही होगी। अब स्टूडेंट्स ये तो बात मैंने आपको एंजाइम की बता दी है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल में कुछ कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम होता है। उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रिएक्शंस की बात हो रही है कि जो हमारी बॉडी में या हमारे सेल में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो हमारे माहौल का प्रेशर है वो हो, तो उसके नतीजे में जो हमारे रिएक्शंस हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो ये क्या होता है, द कंडीशन अंडर विच living cells carry on their life processes in the living system, these reactions proceed at extremely high rates। यानी ये कह रहे हैं आम तौर पर जो रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं यानी लो टेम्परेचर पर, और अगर आप वो बढ़ा दें यानी प्रेशर जो हुआ है हमारे माहौल का प्रेशर है और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर हो तो उस पे रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ही तेजी से होते हैं। हाई रेट्स, रेट्स का मतलब होता है रफ्तार, यानी बहुत ही तेजी से हो रहे होते हैं। और बेसिकली ये तेजी से क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बायो कैटलिस्ट मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स कैटलिस्ट वो चीज होती है या वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाने का काम करता है। आम तौर पर जो रिएक्शन होते हैं उनमें आप क्या करते हैं, कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो रिएक्शन को बहुत ही स्पीड अप करवा देता है, तेज करवा देता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, बायो कैटलिस्ट। बायो से मुराद ये है कि ये वो वाले कैटलिस्ट होंगे जिनका जिंदगी के साथ ताल्लुक होगा।
वैसे आमतौर पर जो कैटलिस्ट है और बायो कैटलिस्ट में फर्क है। कैटलिस्ट वो होंगे जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाएंगे, बायो कैटलिस्ट वो होंगे जिनका ताल्लुक लाइफ के साथ होगा, जो लाइफ के अंदर रिएक्शंस को क्या कर रहे होंगे, स्पीड अप करवा रहे होंगे। और बेसिकली ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो बायो कैटलिस्ट हैं, ये बनते भी हमारी बॉडी के अंदर ही है, यानी इंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ही रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करवा रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि ये जो एंजाइम्स हैं, बेसिकली ये कहाँ से इनका नाम रखा गया। तो एन यानी एंजाइम्स होता है ना, तो एन का मतलब होता है इनसाइड और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है। आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक फंगस है, ईस्ट एक फंगस है। बेसिकली पहली बार ईस्ट के अंदर यानी फंगस के अंदर एंजाइम्स को स्टडी किया गया था। वहां पर साइंटिस्ट को ये पता चला था कि बेसिकली ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाती हैं, जिन्हें इन्होंने एंजाइम्स का नाम दे दिया गया और नाम ही इस तरह रखा गया कि एंजाइम यानी इनसाइड द ईस्ट, इन ईस्ट के अंदर पाए जाने वाले, वहां से इन्होंने इसका नाम दे दिया गया एंजाइम। और बाद में ये पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ उस फंगस के अंदर ही नहीं पाए जाते, बल्कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उन सब के अंदर ये एंजाइम्स पाए जा रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज हाईलाइट करनी है कि फ्रेडरिक विल्हेम हून जो साइंसदान है, इन्होंने क्या किया था, बेसिकली इस साइंसदान ने, इस साइंटिस्ट ने 1878 में एंजाइम्स को पहली बार उसका नाम रखा था, यानी एंजाइम्स का जो नाम रखा गया वो इस साइंसदान ने फ्रेडरिक विल्हेम हून ने रखा था, जो कि 1878 में रखा गया। और क्यों रखा गया, क्योंकि ये फंगस के अंदर पहली बार हमें, फंगस में भी एक खास ईस्ट है जिसके अंदर ये पहली बार हमें मिले थे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉपर एंजाइम्स की डेफिनेशन आ गई है कि एंजाइम से मुराद, यहाँ पर पहले एंजाइम की डेफिनेशन आई है जिसमें बताया गया कि एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंजाइम को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो क्या कर सके, जो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करवा सके इन द लिविंग सिस्टम, यानी उसकी रिएक्शन को स्पीड अप करवा सके, उन्हें हम एंजाइम कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मुराद क्या चीज है, बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उन चीजों को कहा जाता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ये दो चीजें मौजूद होती हैं। तो बेसिकली जो एंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं, यानी इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होता है और इसके साथ साथ ये एंजाइम्स रिएक्शन को परफॉर्म भी करवा रहे होते हैं। यानी यहाँ पर इस पॉइंट में इसके स्ट्रक्चर की बात की गई कि एंजाइम के स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात लिखी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ साल पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। During the 1980 century, Thomas Cech and Sidney Altman discovered that certain molecules of ribonucleic acid also function as enzymes. स्टूडेंट इस पॉइंट में ये बताया गया कि पहले ये कंसीडर किया जाता था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं। लेकिन 1980 में क्या हुआ कि ये जो दो साइंसदान हैं जिनमें चेक एंड ऑल्टमैन आ जाते हैं, इन दो साइंसदानों ने बताया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं, कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स, जैसे कि अभी प्रोटीन मैंने बताया, अभी न्यूक्लिक एसिड की बारी आई है, ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिटेल में हर लेक्चर में कवर किया है। प्रॉपर लेक्चर मौजूद है प्रोटीन्स पर, प्रॉपर लेक्चर मौजूद है न्यूक्लिक एसिड पर, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है।
उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड की बेसिकली दो टाइप होती हैं। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए से ही आरएनए बनता है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो ये दो साइंसदानों ने ये भी बताया कि जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली ये भी एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एंजाइम प्रोटीन से ही नहीं मिलकर बने होते, बल्कि ये न्यूक्लिक एसिड में खास तौर पर राइबो न्यूक्लिक एसिड से भी मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स कहेंगे। राइबोजाइम्स वो वाले एंजाइम होंगे या वो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनेंगे और जो रिएक्शन को स्पीड अप का काम कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स ये वाले जो राइबोजाइम्स होते हैं, आमतौर पर ये राइबोजाइम्स हमारे पास काम करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, यानी हमारी बॉडी के अंदर आपको ये मालूम होगा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, यानी जीन्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जो होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन्स बनाती है और प्रोटीन्स राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। सो स्टूडेंट्स वो ही प्रोटीन जो होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन बनाई जाती है हमारी बॉडी जो एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये भी एज अ एंजाइम के तौर पर कभी कभी काम कर रहा होता है, यानी वो वाला जो एंजाइम बन रहा होगा, फिर वो वाला एंजाइम प्रोटीनिशियस नहीं होगा, यानी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ नहीं होगा, बल्कि राइबो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होगा। लेकिन आगे इन्होंने एक और बात भी बता दी कि आमतौर पर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनिशियस ही होते हैं। आमतौर पर हमारे पास जो एंजाइम मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे, वो हमारे पास प्रोटीन से ही मिलकर बने होंगे। अगर आपको प्रोटीन का नहीं पता तो प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। सो स्टूडेंट्स ये तो एंजाइम का इंट्रोडक्शन देखा कि कौन से साइंसदान थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, एंजाइम्स के बारे में। हमने पढ़ा कि फ्रेडरिक वेलम खून नाम के एक साइंसदान थे जिन्होंने 1878 में एंजाइम्स के बारे में पहली बार बताया। सो स्टूडेंट्स अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी एंजाइम्स में क्या क्या खसूसियात मौजूद होती हैं। सो स्टूडेंट्स जो एंजाइम है, जो बायो कैटलिस्ट हैं, यानी जिनका ताल्लुक बॉडी के साथ है और वो या लाइफ के साथ है और वो रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं जिंदगी में, लाइफ में, और लाइफ के अंदर ही यानी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बेसिकली इन द प्रोटोप्लाज्म। ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम्स कहां पर बनते हैं, तो एंजाइम्स हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं। स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड मौजूद है और न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड मौजूद है, इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को, और जितने ऑर्गेनील्स मौजूद हैं इन सबको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये एंजाइम्स बन रहे होते हैं, यानी एंजाइम्स हमारे सेल के अंदर ही प्रिपेयर होते हैं। अब नंबर सेकंड बात, पहली बात ये पता चल गई कि हमारे सेल के अंदर एंजाइम्स बनते हैं और प्रोटोप्लाज्म के अंदर बन रहे होते हैं। ये इनकी पहला करैक्टर है, पहली इनकी खसूसियात है, पहली इनकी खासियत है। नंबर सेकंड, ये प्रोटीनिशियस होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और वो कौन सी प्रोटीन होती है जिससे ये मिलकर बनते हैं, उस प्रोटीन का नाम ग्लोबुलर प्रोटीन है। स्टूडेंट्स ग्लोबुलर से मुराद होती है सर्कुलर यानी गोल। गोल प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम ग्लोबुलर प्रोटीन है, वो सर्कुलर इन शेप होती है, गोल शेप की होती है। तो जो एंजाइम होते हैं ये गोल शेप के आमतौर पर होते हैं, यानी ये ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, गोल वाली प्रोटीन से मिलकर बन रहे होते हैं। ये मैंने आपको सादा लफ्जों में बता दिया। और इनका जो वेट होता है, इनका जो वजन होता है एंजाइम का, वो बेसिकली हाई होता है, ज्यादा होता है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी अगर आप इनके मॉलिक्यूल्स को चेक करें, यानी इनके आप एटम का अगर मास निकालेंगे, उनको आप कंबाइन करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बनेगा, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है और प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है
और अमाइनो एसिड के अंदर भी बेसिकली बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं जो उस अमाइनो एसिड को बनाते हैं, फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड एंजाइम को बनाते हैं। दैट्स व्हाई इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर सेकंड हमने ये डिस्कस किया, पहले पॉइंट में ये डिस्कस किया कि एंजाइम्स प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। नंबर सेकंड ये डिस्कस किया कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीनिशियस होते हैं, ठीक है, यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब नंबर थर्ड पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो आम तौर पर प्रोटीन वाले भी हो सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही मिलकर बने हो सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कुछ एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और वो अपना फंक्शन बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, और जबकि कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, यानी एक ऐसे हिस्से की जरूरत होती है जो प्रोटीन नहीं होता, जो प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना होता। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट को अपने साथ अटैच करके रिएक्शंस को सही तरह काम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपना काम सही तरह परफॉर्म अंजाम नहीं दे सकते। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट में ये तीन हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, एंजाइम्स प्रोटोप्लाज्म में होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीनिशियस होते हैं। नंबर थर्ड हमने ये पढ़ा कि उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है। अब वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के अंदर ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हम उन्हें एंडो एंजाइम्स कहते हैं। वो एंजाइम्स जो हमारे सेल के अंदर ही बनते हैं और सेल के अंदर ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उन्हें एंडो एंजाइम कहते हैं। और वो एंजाइम्स जो हमारे सेल के अंदर बनते हैं लेकिन फंक्शन बाहर आकर परफॉर्म करते हैं, सेल से बाहर आकर, उन्हें हम एक्सो एंजाइम्स कहते हैं। एक्सो एंजाइम्स की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे जब हम फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में एक एंजाइम है जिसका नाम सलेवरी अमाइलेज होता है, जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है, थूक में पाया जाता है, जिसका नाम सलेवरी अमाइलेज है। बेसिकली ये वो एंजाइम है जो एक्सो एंजाइम है, यानी हमारे सेल में बनता है और फिर क्या बाहर आकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह हमारे स्टमक में एंजाइम होता है जिसका नाम पेप्सिन होता है, ये भी वो एंजाइम है जो बाहर आकर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम ट्रिप्सिन है, ये भी एक एंजाइम है जो एक्सो एंजाइम के तौर पर काम करता है, बनता तो सेल के अंदर है लेकिन फंक्शन बाहर आकर परफॉर्म करता है। अब आप ये बात याद रखिएगा कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी सबका स्ट्रक्चर एक खास होगा, एक खास स्ट्रक्चर होता है और उनका एक खास फंक्शन होता है। अगर एक एंजाइम एक चीज का है तो वो एंजाइम दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के साथ ही रिएक्ट करता है, किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। यानी हर एंजाइम एक खास होता है, उसका एक खास ही काम है और वो एक खास ही चीज के साथ जाकर अटैच होता है। अब स्टूडेंट्स जो एंजाइम है हमने ये डिस्कस किया है, एंजाइम ने रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है। अब हमारे पास वो चीज जो जिसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, हमारे एंजाइम्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, जिस चीज का इस्तेमाल करके रिएक्शन स्टार्ट करना है, बेसिकली वो सबस्ट्रेट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यानी जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि जो सबस्ट्रेट होगा उससे एंजाइम का साइज बड़ा होगा, एंजाइम बड़ा होगा और सबस्ट्रेट जिस चीज को एंजाइम ने कन्वर्ट करना है वो एंजाइम के मुकाबले में क्या होगा? छोटा होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि जी दे हैव, जो एंजाइम होते हैं इनके पास एक बिल्कुल खास साइट होती है जिसके ऊपर वो सबस्ट्रेट यानी वो चीज जिसके ऊपर रिएक्शन परफॉर्म होना है वो आकर अटैच होती है, उस साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम पर एक साइट होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, उसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स एंजाइम्स के साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को मजीद बढ़ा देती हैं, उन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं मैग्नीज, मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ आयन हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स के साथ अगर मिल जाए तो वो क्या करते हैं, यानी एंजाइम्स की मदद करते हैं, उनके रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं,
जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। इसी तरह वो चीजें जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम या खत्म कर देती हैं, रोक देती हैं, उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। और आगे चले तो जो एंजाइम्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, यानी ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते, इसी तरह बहुत ही कम टेम्परेचर पर काम नहीं कर सकते, और इनकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। पीएच से मुराद स्टूडेंट्स ये होती है, यानी आपने ये डिस्कस किया होगा कि पीएच की वैल्यू 1 से लेकर 14 होती है। 1 से लेकर अगर 6.9 तक है तो इसका मतलब है वो चीज जो है वो एसिड है, यानी वो सॉल्यूशन एसिडिक है। 7 है तो वो न्यूट्रल है, 7 के बाद 14 तक है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो मुंह की पीएच होती है, माउथ की पीएच होती है, यानी आम तौर पर आप यूं कह लें कि एक एंजाइम जो मैंने आपको अमाइलेज बताया, ये काम करता है 6.5 टू 7 आप कह सकते हैं, यानी न्यूट्रल पीएच पर ये काम करता है। अगर ये वाला एंजाइम स्टमक में चला जाता है तो वहां जाकर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि एंजाइम की जो एसिड जो स्टमक की पीएच होती है वो बेसिकली एसिडिक होती है। एसिडिक नेचर होने की वजह से जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टमक में काम नहीं करेगा, यानी हर एंजाइम एक खास पीएच पर काम करेगा, एक खास जो उसकी पीएच है उस पर ही काम कर सकता है, उससे एक्सट्रीम पीएच पर काम नहीं कर सकता। आगे चले तो आगे देखें जी, दे रिमेन केमिकली, और ये आपने याद रखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं रिएक्शन के एंड में हमें वो बिल्कुल उसी तरीके से मिल जाते हैं जिस तरह उन्होंने स्टार्ट में पार्टिसिपेट किया था उस रिएक्शन में। स्टूडेंट्स ये हमने कुछ कैरेक्टर पढ़े एंजाइम्स के, जिनमें हमने ये डिस्कस किया कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, उनके पास एक खास साइट होती है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट की जो साइज है वो एज कंपेयर टू एंजाइम क्या होता है, स्मॉल होता है। और भी मजीद काफी कुछ जाना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।